साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फेलियर्स ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और वहां पे हमने कर्व का भी स्टडी किया था, किसके बीच में, ई लैम्डा और वेवलेंथ के बीच में, और उसके जो रिजल्ट्स आए थे उनके बारे में भी हमने वहां पे स्टडी किया था। ओके, सो नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन यहां से बनता है डिस्कस ऑन द फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। लेक्चर नंबर 1 में मैंने अच्छे से करवाया है आपको। डिस्कस ऑन द फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आपको क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स राइट डाउन करने हैं। फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 1, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 1 है फेलियर्स ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के आपको पोस्टुलेट्स यहाँ पे राइट डाउन करनी है। बेसिकली हम यहाँ पे 7 से 8 पोस्टुलेट्स का स्टडी करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप उनको समझ लोगे तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है। इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट है वेव फंक्शन। क्या है? वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन होता क्या है, देखो अच्छे से सुनना। जिस तरह से क्लासिकल में आप पार्टिकल की पोजीशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, बाय पोजीशन इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट। याद है आपको फेज पॉइंट, फेज स्पेस में फेज पॉइंट डिफाइन किया था। फेज पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स क्या क्या डिफाइन कर रहे थे आप, पोजीशन इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिस तरह से क्लासिकल में पार्टिकल की पोजीशन या फिर स्टेट आप डिफाइन कर रहे थे बाय पोजीशन इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट, सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम आप डिफाइन करते हो बाय 2 कोऑर्डिनेट्स या बाय द 2 फंक्शन। द फर्स्ट इज पोजीशन फंक्शन एंड सेकंड इज टाइम फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम आप किससे डिफाइन करते हो, बाय 2 कोऑर्डिनेट्स बाय 2 फंक्शन। द फर्स्ट इज पोजीशन एंड सेकंड इज टाइम। ओके, दोनों को कंबाइन करके एक वेव फंक्शन बनाया जाता है, दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाया जाता है जो कि स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन की नीड क्या हुई है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। स्टेट ऑफ सिस्टम किससे डिफाइन करोगे, वेव फंक्शन से डिफाइन करोगे। और वेव फंक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन फंक्शन एंड टाइम फंक्शन। It is generally denoted by xi qt। जनरली इसे xi qt से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप अलग भी ले सकते हो 2 डिफरेंट वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप यहाँ पे xi ही डिफाइन करो, बट इट इज बेसिक। मैंने आपको डिफाइन करने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे xi लिया है। ओके, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय xi qt। q इज पोजिशन कोऑर्डिनेट या पोजिशन फंक्शन, t यहाँ पे क्या होता है, टाइम कोऑर्डिनेट या फिर टाइम फंक्शन। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम, जहां पे भी आपको स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन करनी है, किससे डिफाइन करोगे, वेव फंक्शन से। और वेव फंक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन, पोजीशन एंड टाइम फंक्शन। जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह से xi, और ब्रैकेट के अंदर पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है और टाइम कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई आप इसे क्या बोलते हो, स्टेट फंक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, स्टेट फंक्शन। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है यहाँ पे वेव फंक्शन। वेव फंक्शन होता क्या है, इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम फंक्शन, या मैंने शॉर्ट में लिख रखा है फंक्शन। ओके, विच इज नॉन एज वेव फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय xi qt। इसे हम xi qt से रिप्रेजेंट करते हैं। q is the position coordinate and t is the time coordinate। okay, and this is also known as state function। why? because ये state of system को डिफाइन कर रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स में state of system को डिफाइन कर रहा है। that's why हम इसे क्या बोलते हैं, state function बोलते हैं। okay, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है। क्या, देखो अच्छे से सुनना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू रियल तो होती है, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जो वेव फंक्शन है वो रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, नॉर्मल वेव फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो xi qt से, नॉर्मल xi qt से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब कॉम्प्लेक्स की बात हुई तो कॉम्प्लेक्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेव फंक्शन पे स्टार। यदि हम इसको स्टार लगाते हैं, इट मीन ये किस चीज को शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में भी तो पढ़ते हो ना, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करते हो, याद है
ठीक है। तो इस तरह से वेव फंक्शन की जो वैल्यूज है वो रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सेकंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यदि वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट, कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड, यदि वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट, कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होगी तो उस वेव फंक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड वेव फंक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड वेव फंक्शन। इट मीन वेव फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होगी, कहीं पे भी वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू सिंगल होगी, कंटिन्यूअस होगा और फाइनाइट उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैं आपको समझा देती हूं। Xi qt, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dxi by dt एंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2xi अपॉन dt स्क्वायर, यदि तीनों ही फाइनाइट, कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होंगे तो इस तरह के वेव फंक्शन नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होता है। पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझा देती हूँ कि नेक्स्ट आगे के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो पहला पोस्टुलेट तो समझ आया, वेव फंक्शन क्यों पढ़ते हैं, वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम किस तरह से डिफाइन करोगे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स q एंड t, q इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट, t इज टाइम कोऑर्डिनेट, दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने वेव फंक्शन का नाम दे दिया। xi qt जनरली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसकी वैल्यू रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ओके, और इसको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूजन वैसे क्रिएट होना भी नहीं चाहिए। स्टेट ऑफ फंक्शन वेव फंक्शन ही तो है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ओके। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, और यदि xi qt की वैल्यू कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट तीनों यदि है तो वह वेव फंक्शन वेल डिफाइंड वेव फंक्शन होता है। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। बड़े आगे कर दो इरेज इसको, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि वेव फंक्शन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वेव फंक्शन का थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है, यदि वेव फंक्शन उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तीनों ही सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस और फाइनाइट है तो ऐसे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल होते हैं। नॉर्मलाइजिंग कंडीशन क्या होती है और ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, इसको मैंने यहाँ पे समझाया है फॉर्मूला से। यदि आपके पास दो वेव फंक्शन है, देखो xi और xi से, मेरे पास यदि दो वेव फंक्शन है, हम उन दो वेव फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें और वैल्यू 1 आए। दो वेव फंक्शन है xi और xi स्टार j, यदि इन दोनों का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें और 1 आए, कब, जब i इक्वल टू j हो, इट मीन दोनों वेव फंक्शन सिमिलर वेव फंक्शन हो, दोनों वेव फंक्शन दोनों क्या हो, सिमिलर वेव फंक्शन हो, और उसका यदि वॉल्यूम इंटीग्रेशन करे तो 1 आए, दैट टाइम इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग कंडीशन। इट मीन वेव फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा। अच्छे से सुनो एक बार, नई टर्म हो सकती है आपके लिए। वेव फंक्शन तो समझ आ गया ना, स्टेट ऑफ सिस्टम किससे डिफाइन करते हैं, वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं। यदि वेव फंक्शन उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तीनों ही सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट और कंटिन्यूअस हो तो ऐसे वेव फंक्शन नॉर्मलाइजिंग और ऑर्थोगोनल की कंडीशन को फॉलो करता है। नॉर्मलाइजिंग कंडीशन क्या होती है या नॉर्मलाइज्ड होता क्या है, हमारे पास दो वेव फंक्शन है xi और xi स्टार j, यदि इसका हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें और वैल्यू 1 आ जाए, इफ i इक्वल टू jo, इट मीन दोनों वेव फंक्शन क्या हो, सिमिलर वेव फंक्शन हो, दैट टाइम वेव फंक्शन को आप बोलते हो नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन। सिमिलरली इन्हीं दो वेव फंक्शन का हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें बट i इज नॉट इक्वल टू j, यहाँ पे i और j दोनों सेम वेव फंक्शन नहीं है, डिफरेंट वेव फंक्शन है, ओके। दैट टाइम आपके पास इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कितना आता है, 0। यदि 0 आपके पास कैलकुलेट होकर आ रहा है, दैट टाइम ये वेव फंक्शन क्या होगा, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होगा, ठीक है। एंड जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, xi स्टार, दोनों का मल्टीप्लिकेशन xi स्टार या फिर मॉड ऑफ xi का स्क्वायर किस चीज को शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो हमेशा आप वहां पे क्या कैलकुलेट करोगे, xi स्टार कैलकुलेट करोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको कैलकुलेट करना है। ये किस चीज को शो करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को शो करेगा। आई रिपीट अगेन, जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है वो वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या होता है, जो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट, ओके, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय xi qt, ओके, इसे हम स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि वेव फंक्शन की वैल्यू रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ऐसे वेव फंक्शन जिनकी वैल्यू सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट हो, कंटिन्यूअस हो, इन्हें वेल डिफाइंड वेव फंक्शन बोलते हैं।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेव फंक्शन इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइनाइट कंटिन्यूअस और क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड। यदि ये तीनों होता है तो ऐसे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड या फिर ऑर्थोगोनल होता है। अब नॉर्मलाइजिंग की कंडीशन क्या है? जाई स्टार डीटो इक्वल टू 1। यदि हम इसका लाइन वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1 आ रहा है कब? i इक्वल टू जे। इट मीन सिमिलर वेव फंक्शन के लिए दैट टाइम वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा। i इज नॉट इक्वल टू जे, दैट टाइम वॉल्यूम इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है। इसे हम ऑर्थोगोनल कंडीशन बोलते हैं या ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बोलते हैं। एक और पोस्टुलेट्स क्या है? जाई स्टार क्या डिफाइन करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस तरह से वेव फंक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुए। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पोस्टुलेट्स है, जिस तरह से आप क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है आप उसको डिफाइन करते हो। लाइक मैंने पोजिशन की बात की तो कैसे डिफाइन करोगे? एक्स वाई जेड। मोमेंटम की मैंने बात की तो पी आपने डिफाइन कर दिया कि पी जो है वो मोमेंटम को डिफाइन करता है। वेलोसिटी की हमने बात की तो वी से डिफाइन कर दिया। तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है क्लासिकल के अंदर, जितनी भी क्लासिकल के अंदर मेजरेबल क्वांटिटी है, क्वांटम में आप उन सभी को ऑपरेटर फॉर्म में डिफाइन करोगे। किसकी फॉर्म में? ऑपरेटर की फॉर्म में। लाइक मैंने बात की पोजिशन की, हम बात करते हैं पोजिशन की, ठीक है। पोजिशन एक्स वाई जेड आप डिफाइन करते हो क्लासिकल में, ठीक है। क्वांटम में आप किस तरह से डिफाइन करोगे? ऑपरेटर फॉर्म में। क्वांटम में आप किस तरह से डिफाइन करोगे? एक्स कैप, ये ऑपरेटर को शो कर रहा है, वाई कैप एंड जेड कैप, ठीक है। सिमिलरली आप मोमेंटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? पी से। एनर्जी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? ई से करते हो ना। बट क्वांटम में आप इनको ऑपरेटर की फॉर्म में डिफाइन करोगे। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल क्वांटिटी है ना क्लासिकल में जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है सबको आप क्वांटम में किस तरह से डिफाइन करोगे? ऑपरेटर फॉर्म में। एक्स वाई जेड में लिखूंगी क्लासिकल में, बट जैसे मैं क्वांटम पे मूव कर रही हूं तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप लिखूंगी। ये क्या है? ऑपरेटर। पी मोमेंटम है, ध्यान से सुनना। क्वांटम में आप इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखोगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस का आइटा एच का डेल। माइनस का आइटा एच का डेल। एच कट किस चीज को शो करता है? प्लैंक कांस्टेंट। डेल यहाँ पे क्या है? डेल्टा ऑपरेटर। सिमिलरली एनर्जी को ई से डिफाइन करते हो, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स आप ऑपरेटर की फॉर्म में डिफाइन करोगे, आइटा एच का डेल बाय डेल टी, ठीक है। ये अभी तो आप याद करो, इन दोनों वैल्यूज को आप याद कर लेना कि हम ऑपरेटर फॉर्म में किस तरह से डिफाइन करते हो। अभी लर्न नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना देख लो, ये लिख देना आप तो कि एक्स वाई जेड पोजीशन है क्लासिकल के अंदर, बट जैसे आप क्वांटम के अंदर मूव करोगे तो एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप से आपको वहां पे डिफाइन करना है। कैमरा तो चल रहा है ना? ठीक है। ओके, तो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है कि क्लासिकल के अंदर जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है क्वांटम में आप उनको किस तरह से डिफाइन करोगे? ऑपरेटर की फॉर्म में डिफाइन करोगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर है सभी के सभी हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। अगेन एक न्यू टर्म आ रही है, देखो आप इस लेक्चर को एक नहीं 2 बार पढ़ना, सभी आपको जो टर्म्स है वो अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। आप फाइनल ईयर में अच्छे से स्टडी करोगे। क्वांटम मैकेनिक्स पूरा बुक आता है वहाँ पे, पेपर फर्स्ट है फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स। तो वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स से पहले क्वांटम स्टैटिस्टिक्स डालने का रीजन क्या है, यहाँ आप बेसिक समझ लोगे तो फाइनल ईयर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यू टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। क्लासिकल तो डेली आप पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में भी मैकेनिक्स पढ़ा है, दिस इज ऑल्सो क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके। बट जैसे हम क्वांटम पे मूव करते हैं तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, बोलने के तरीके चेंज हो जाते हैं, डिनोट करना यहाँ पे अलग तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, एक नहीं 2 बार आप लेक्चर को अटेंड करना, आपको चीजें अपने आप समझ आ जाएगी, टंग पे आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक समझ आ गया कि क्लासिकल के अंदर स्टेट ऑफ पार्टिकल हम पी और क्यू से डिफाइन करते थे, फेज पॉइंट से डिफाइन कर देते हैं। क्वांटम में हम साई क्यू टी वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं। वेव फंक्शन के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हैं यहाँ पे। इसके बाद क्लासिकल के अंदर जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है क्वांटम के अंदर हम उनको ऑपरेटर की फॉर्म में डिफाइन करता है। एक्स वाई जेड पोजिशन है तो, बट यहाँ पे आप बोलोगे पोजिशन कोऑर्डिनेट। पोजिशन कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे? पोजिशन ऑपरेटर। कैप लगा दी, यहाँ पे भी वाई कैप है जेड कैप है। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हो, एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हो, तो क्वांटम में आप ऑपरेटर के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हो, ओके। और क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सभी हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर आगे मैं समझा देती हूँ आपको कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। और उसके आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड पोस्टुलेट्स के अंदर ही मैं लिखवा रही हूँ, सेकंड पोस्टुलेट्स में क्या लिखवा रही हूँ कि जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर है वो क्या होंगे? हर्मिशियन होंगे। तो हर्मिशिटी की कंडीशन समझ लो आप कि हर्मिशियन ऑपरेटर आप कब बोलोगे। ध्यान रखना, सेकंड पोस्टुलेट्स के अंदर ही लिखवा रही हूँ जो ऑपरेटर वाले पोस्टुलेट्स है। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर होंगे सभी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है देख लो एक बार।
ऑल द ऑपरेटर यूज्ड इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आर हर्मिशियन ऑपरेटर। ध्यान रखना क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर होंगे वो क्या होंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। हर्मिशियन की क्या कंडीशन होती है, इफ यू हैव द टू वेव फंक्शन xi1 एंड xi2, यदि आपके पास दो xi1 एंड xi2 वेव फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऑफ xi1 स्टार ए केप यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर, यहाँ पे डिफाइन कर दो। ए केप यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर, ठीक है। इस ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर आप कब बोलोगे, ध्यान रखना क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर आप क्या बोलते हो, हर्मिशियन होते हैं। तो इस ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर कब बोलोगे, ए केप को आप हर्मिशियन कब बोलोगे, जब क्या कंडीशन फॉलो कर रहा हो, इंटीग्रेशन ऑफ xi1 स्टार ए केप xi2 डीटो किसके बराबर हो, इंटीग्रेशन ऑफ xi1 ए का स्टार xi2 डीटो। यदि कोई भी ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो करता है, इफ दे आर टू वेव फंक्शन xi1 xi2, ओके, और ए केप हर्मिशियन ऑपरेटर कब होगा, जब ये ए केप इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। किस कंडीशन को, इंटीग्रेशन ऑफ xi1 स्टार ए केप xi2 डीटो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xi1 ए केप स्टार xi2 डीटो। दैट टाइम ये ऑपरेटर क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। और याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स के सारे ऑपरेटर क्या होंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल एवरेज वैल्यू जिस तरह से निकालते हैं वैसे निकालते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है उनका एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द मेजरेबल क्वांटिटी इज क्वांटम स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इट इज जनरली डिफाइंड बाय दिस, इस तरह से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिफाइन करते हो। ओके, ए की हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू हैव xi वेव फंक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ xi a xi स्टार डीटो इज डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ xi स्टार डीटो। सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ए का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी होगी। जैसे ए यहाँ पे एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर है, तो पोजीशन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, पोजीशन पुट कर दो, ए की जगह पोजीशन पुट कर दोगे। मोमेंटम का निकालना है, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ए की जगह मोमेंटम ऑपरेटर पुट कर दोगे। तो इस तरह से क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में एवरेज वैल्यू निकाली जाती है बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एंड द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xi a xi स्टार d2 इज डिवाइड बाय xi स्टार d2। यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो, i और j दोनों सेम है तो वैल्यू कितनी होगी, 1। इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है xi स्टार d2 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ xi स्टार d2 1 हो जाएगा। दैट टाइम एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, इंटीग्रेशन ऑफ xi a xi स्टार d2। तो इस तरह से मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़े बहुत लैंड हो जाए। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड बाय वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के हमने वहां पे 2 से 3 से 4 वहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ठीक है। सेकंड हम वहां पे क्या पढ़ रहे थे कि नॉर्मल क्वांटम जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उसमें मेजरेबल क्वांटिटीज को हम ऑपरेटर के फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। नॉर्मल क्लासिकल में तो हम मोमेंटम बोल देते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं, बट जैसे आप क्वांटम में जाओगे सबको ऑपरेटर के फॉर्म में डिफाइन करोगे। अब ऑपरेटर डिफाइन कर दिया तो क्वांटम के अंदर जितने भी ऑपरेटर होंगे सब क्या होंगे, हर्मिशियन होंगे। और हर्मिशियन की क्या कंडीशन होती है, ये रही, कोई ऑपरेटर हर्मिशियन होगा तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है, नॉर्मल क्लासिकल के अंदर जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसका हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी आप एवरेज की बात करोगे तो वहां एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा। और इसके जो डिनोमिनेटर में यदि नॉर्मलाइजिंग है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यदि आप 1 पुट करोगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ xi a xi स्टार d2। तो ये तीनों पोस्टुलेट्स आप लिख लीजिए, आगे का ये लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आइगन फंक्शन की और आइगन वैल्यू की, कि आइगन फंक्शन क्या होता है, कौन सा वेव फंक्शन आइगन फंक्शन होता है, ये लिख लो आप, या स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद हम फोर्थ पोस्टुलेट्स की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। थर्ड तो मैंने लिखवाई दी। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का। किस टाइप के वेव फंक्शन को आप आइगन फंक्शन बोलते हो, अच्छे से सुनना एक बार। यदि हम किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करें, वेव फंक्शन पे यदि हम ऑपरेटर अप्लाई करें तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू के साथ वापस वही वेव फंक्शन आ जाता है। देखो यहाँ पे ए ऑपरेटर है, इसको हमने इस वेव फंक्शन पे अप्लाई किया तो रिजल्ट में हमें वापस वो ही वेव फंक्शन मिल रहा है किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो इस टाइप के वेव फंक्शन को आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आइगन फंक्शन। समझ आया आपको, किसी भी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद
रिजल्ट में आपके पास वही वेव फंक्शन आता है विद सम कांस्टेंट वैल्यू, तो इस टाइप के वेव फंक्शन को हम बोलते हैं आइगन फंक्शन, इसे हम बोलेंगे ऑपरेटर। कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ पे आती है उसे हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है आइगन वैल्यू इन आइगन फंक्शन व्हेन वी अप्लाई ए कैप ऑपरेटर, व्हेन वी अप्लाई ए कैप ऑपरेटर ऑन द वेव फंक्शन। जब भी आप किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई करोगे, देन द सम रिजल्टेंट वेव फंक्शन विल बी ऑब्टेन्ड। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आपके पास सेम वेव फंक्शन रिजल्ट के फॉर्म में आ रहा है, ओके, विद कांस्टेंट वैल्यू, विद कांस्टेंट वैल्यू। देखो ए को हमने इस वेव फंक्शन पे अप्लाई किया, वापस वही वेव फंक्शन आ रहा है विद कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप के वेव फंक्शन को आप क्या बोलोगे, आइगन फंक्शन बोलोगे। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नॉन एज आइगन वैल्यू, इसे हम आइगन वैल्यू के नाम से जानते हैं, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नॉन एज आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए ए कैप को हमने जाई एक्स3 पे अप्लाई किया, जैसे हमने इस पे अप्लाई किया तो सेम वेव फंक्शन आ गया और इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ए कैप को क्या बोलोगे, ऑपरेटर। सेम आ गया तो आप इसको क्या बोलोगे, आइगन फंक्शन। ठीक है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू का। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है डिजनरेट एंड नॉन डिजनरेट वैल्यूज। डिजनरेट, यहाँ पे डिजनरेट और नॉन डिजनरेट क्या होता है, देखो यदि हमारे पास दो या दो से ज्यादा आइगन फंक्शंस है, दो या दो से ज्यादा आइगन फंक्शन है और इनकी वैल्यू आइगन वैल्यू सेम आ रही हो, दो या दो से ज्यादा आइगन फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू आ रही हो, सेम ही आइगन वैल्यू आ रहे हो, तो इस टाइप के सिस्टम्स को आप क्या बोलोगे, डिजनरेट। ठीक है, और यदि हमारे पास डिफरेंट आइगन सिस्टम के लिए आइगन वैल्यूज भी डिफरेंट आ रही है, एक आइगन सिस्टम के लिए एक आइगन वैल्यू आ रही है, सेकेंड आइगन सिस्टम के लिए डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है, तो उस टाइप के सिस्टम को आप क्या बोलोगे, नॉन डिजनरेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल ए ऑपरेटर है, इसको हमने एक आइगन फंक्शन यहाँ पे लिया जाई एक्स3, सेकेंड आइगन फंक्शन हमने लिया फाई एक्स3। समझ पा रहे हो ना, इसको मैं वेव फंक्शन नहीं बोल रही, आइगन फंक्शन बोल रही हूँ। व्हाई, बिकॉज देखो आप ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हो तो वो ही वेव फंक्शन वापस आ रहा है, इट मीन ये क्या है, आइगन फंक्शन है। तो आइगन फंक्शन, टू डिफरेंट आइगन फंक्शन पे आप ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हो, बट द आइगन वैल्यूज क्या है यहाँ पे, सेम है, तो इस टाइप के सिस्टम क्या कहलाएंगे, डिजनरेट कहलाएंगे। और इसका अपोजिट में बात करूं नॉन डिजनरेट, तो नॉन डिजनरेट आप एग्जांपल के तौर पे समझो, ए को मैंने अप्लाई किया जाई एक्स3 पे, तो मेरे पास कितना आ रहा है, a1 जाई एक्स3। ठीक है, और यदि मैं एक को अप्लाई कर रही हूँ जाई एक्स3 पे, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है a2 जाई एक्स3। ठीक है, यहाँ पे a1 इज नॉट इक्वल टू a2, दैट टाइम एक के कोरस्पॉन्डिंग, एक आइगन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू आ रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू आ रही है, दोनों डिफरेंट है ना, तो ऐसे सिस्टम को आप बोलोगे नॉन डिजनरेट। और दो या दो से ज्यादा आइगन फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम आइगन वैल्यू आ रही है, तो आप उस सिस्टम को क्या बोलोगे, डिजनरेट सिस्टम। ओके, तो लिख लो आप इनको, पहले इन पोस्टुलेट्स को लिख लो, नॉन डिजनरेट में डिफाइन कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स आपका रहेगा एक्सचेंज ऑपरेटर और सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक ऑपरेटर, ये सब हम अभी समझेंगे, और किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी अभी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लीजिए आप, नॉन डिजनरेट सिस्टम्स क्या होते हैं, देयर इज ओनली वन आइगन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय वन आइगन वैल्यू। यदि एक आइगन फंक्शन एक आइगन वैल्यू के थ्रू डिस्क्राइब होता है, सच टाइप ऑफ स्टेट्स आर नॉन डिजनरेट, इस टाइप के स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिजनरेट बोलते हैं। देयर इज ओनली वन आइगन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय वन स्पेसिफिक आइगन वैल्यू। ठीक है, सेम नहीं होगी, यहाँ पे अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑपरेटर को हमने जाई एक्स3 पे अप्लाई किया, ऑपरेटर को मैंने फाई एस3 पे अप्लाई किया, जाई पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो a1 आइगन वैल्यू आ रही है, फाई पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो a2 आ रही है, तो डिफरेंट आ रही है ना, एक के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू, स्पेसिफिक एक आइगन वैल्यू आ रही है, सेकंड इसको देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक आइगन वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिजनरेट आइगन स्टेट्स। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की हम बात करें तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। आइडेंटिकल का क्या मतलब है, यदि मैं बोलूं कि मेरी क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वह है 100 स्टूडेंट्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, बाय नेम। ठीक है, दो नेम सेम होते हैं तो हम उनके सरनेम से आइडेंटिफाई करते हैं ना, क्लासिकल के अंदर ये होता है। बट क्वांटम में 100 स्टूडेंट्स है तो 100 ही स्टूडेंट्स सेम है,
100 ही स्टूडेंट्स का नेम भी सेम है, लुकिंग में भी सेम है। ओके, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते ना, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, राम कौन है, सीता कौन है, मोहन कौन है। आप डिफरेंट डिफरेंट उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। अब ये न्यू टर्म क्या आ गई, इनडिस्टिंग्विशेबल। देखो, आइडेंटिकल पार्टिकल्स के जितने भी वेव फंक्शन होंगे वो ओवरलैपिंग होंगे। आप ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हो क्या? मैं बोलूं कि क्वांटम पार्टिकल्स, इट मीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स, 10 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर्बिट्री मूव कर रहा है, तो आप पहचान पाओगे क्या कि पहला वाला किस तरह से मूव कर रहा है, सेकंड वाला किस तरह से मूव कर रहा है? नहीं पहचान पाओगे ना, क्योंकि 10 ही पार्टिकल सेम है ना, 10 ही पार्टिकल आइडेंटिकल है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, यहाँ पे जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे उनके वेव फंक्शन क्या होंगे, ओवरलैप्ड होंगे। ओवरलैप्ड होने की वजह से आप ट्रेजेक्टरी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस टाइप के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो क्वांटम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। आइडेंटिकल को मैंने डिफाइन किया है, सेम सेम, लुकिंग के अंदर भी सेम होंगे, नेम सेम होगा, कलर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कांट सेपरेट, आप उनको सेपरेट ही नहीं कर सकते। इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी क्या होती है, इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, इफ द वेव फंक्शंस आर ओवरलैपिंग ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स मैंने बोला ए और बी है, ए और बी में केवल बोलने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए नहीं, तो दोनों ही ए है। ठीक है, वो आर्बिट्री मूव कर रहे हैं, उनका ओवरलैपिंग वेव फंक्शन है, तो आप बता ही नहीं पाओगे ना कि वेव फंक्शन दोनों का सेपरेट कौन कौन सा है। तो इस टाइप के पार्टिकल्स के वेव फंक्शन को हम इनडिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं। ओके, आगे वाले जो नेक्स्ट आपका लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पोस्टुलेट्स है उनको कंप्लीट कर लेंगे। लाइक वहां पे हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑपरेटर की, सिमेट्रिक वेव फंक्शन की, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की। ओके, और किस तरह से वहां पे हमें पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स का स्टडी करना है, कौन से फर्मियोन होते हैं, कौन से बोसोन होते हैं, उनका स्पिन क्या होता है। तब 7 पोस्टुलेट्स है एक्सचेंज ऑपरेटर एंड सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वी हैव टू इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल 1 and 2। हमने यहाँ पे 1 and 2 पार्टिकल्स को डिफाइन किया है जिनकी नॉर्मलाइज स्टेट है phi 1a एंड phi b 2। यहाँ पे 2 हमने इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स लिए हैं 1 and 2, जिनको हमने स्टेट में डिफाइन कर दिया कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो किस में है, ए स्टेट में है, phi a स्टेट में, और जो सेकंड पार्टिकल है वो कहाँ है, phi b स्टेट के अंदर है। ओके, तो अब एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है, यदि हम इस तरह का ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई करें, एक इस तरह का ऑपरेटर अप्लाई करें कि जो पार्टिकल है वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले। लाइक मैंने यहाँ पे P12 ऑपरेटर अप्लाई किया, इस ऑपरेटर को अप्लाई करने पे जो फर्स्ट पार्टिकल है वो ए स्टेट में है पहले। अब क्या होगा, जैसे ही ऑपरेटर अप्लाई किया फर्स्ट पार्टिकल अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, कहाँ चल जाएगा, बी स्टेट के अंदर। यहाँ पे आप बी स्टेट करो, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो कहाँ चला गया, बी स्टेट के अंदर चला गया, और जो सेकंड पार्टिकल है वो कहाँ आ गया, ए स्टेट के अंदर आ गया। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑपरेटर, जो वेव फंक्शन को ही एक्सचेंज कर दे, जो वेव फंक्शन को ही एक्सचेंज कर दे। लिख लीजिए आप, एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है, सपोज वी हैव टू इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल 1 and 2 इन द सिस्टम। ओके, एंड द नॉर्मलाइजिंग स्टेट्स आर phi a1। हमने डिफाइन किया कि जो फर्स्ट पार्टिकल है ए स्टेट में है और सेकंड पार्टिकल बी स्टेट में है। मैंने जैसे ही यहाँ पे P12 ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये जो पार्टिकल्स है वो अपनी स्टेट को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, सो P12 इज नॉन एज एक्सचेंज ऑपरेटर। जैसे ही आपने phi a1 पे phi b2 पे अप्लाई किया तो ए स्टेट के अंदर सेकंड पार्टिकल आ जाता है और बी स्टेट के अंदर फर्स्ट पार्टिकल चला जाता है। तो इस टाइप के ऑपरेटर को P12 को आप क्या बोलोगे, एक्सचेंज ऑपरेटर। ठीक है, एंड P12 इज नॉन एज एक्सचेंज ऑपरेटर। तो लिख लीजिए आप, सपोज वी हैव द टू इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल 1 and 2, उनके स्टेट्स हमने डिफाइन कर दी phi a और phi b। जैसे हमने ऑपरेटर अप्लाई किया तो 1 and 2 पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस टाइप के ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होते हैं। यदि हम एक्सचेंज ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करें तो वही वेव फंक्शन आ जाता है तो उसे सिमेट्रिक बोल दो। यदि आप एक्सचेंज ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करो तो वही वेव फंक्शन आ जाता है तो उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। और यदि हम एक्सचेंज ऑपरेटर को किसी एक वेव फंक्शन पे अप्लाई करें तो माइनस ऑफ वेव फंक्शन आता है तो उसे आप क्या बोलोगे, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलोगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, उसके बाद में लिखवा देती हूँ आपको कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होते हैं। स्नैपशॉट ले लो इसका या फिर लिख लो आप।
कट टू मी रेज? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस की ओर। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है? यदि आप एक्सचेंज ऑपरेटर को किसी भी वेव फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो वापस वही वेव फंक्शन आ जाए, तो इस टाइप के वेव फंक्शन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। लाइक इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। यहाँ पे 1 and 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स 5a और 5b दो स्टेट्स के अंदर यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ओके, तो ये किस तरह से एक फंक्शन बना रहे हैं? देखो, ये एक वेव फंक्शन है, कंबाइंड वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या है? 5a1 5b2 प्लस 5a2 5b1। अब इस वेव फंक्शन पे आप ये ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? पार्टिकल अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेंगे। अब देखो, जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पे पार्टिकल स्टेट्स चेंज कर रहे हैं क्या? यस, कर रहे हैं। यहाँ ए में फर्स्ट पार्टिकल था, अब यहाँ ए में क्या है? सेकेंड पार्टिकल है। और यहाँ पे बी में फर्स्ट पार्टिकल था, यहाँ पे बी में सेकेंड पार्टिकल था, और यहाँ पे बी में फर्स्ट पार्टिकल है। बट दिस इज सिमिलर टू दिस, सेम है क्या? देखो, प्लस साइन है, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑपरेटर को यदि आप किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हो, वापस वही वेव फंक्शन आता है, तो इस टाइप के वेव फंक्शन को आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिक वेव फंक्शन। इट मीन दिस वेव फंक्शन इज नोन एज सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है। एंटी सिमेट्रिक की हम बात करें तो एक्सचेंज ऑपरेटर को आप किसी एक ऑपरेटर पे अप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ दिस वेव फंक्शन आएगा। किसी ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ दिस वेव फंक्शन आएगा। तो इस टाइप के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं, इस टाइप के वेव फंक्शन को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एग्जांपल आप देखो, हमने ये वेव फंक्शन लिया है। वेव फंक्शन क्या है? देखो, ए और बी दो स्टेट्स है, 1 and 2 पार्टिकल्स है। ठीक है, तो 5a1 5b2 माइनस ऑफ 5a2 5b1, इस तरह का कोई वेव फंक्शन है। आप इस पे एक्सचेंज ऑपरेटर लगाओगे। जैसे हमने एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई किया तो पार्टिकल अपनी स्टेट्स चेंज कर लेंगे। 1 यहाँ पे 2 में चल जाएगा और 2 यहाँ पे 1 वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से वेव फंक्शन का आपका रिजल्ट ये आ रहा है। क्या ये माइनस ऑफ दिस ऑपरेटर है? यस, माइनस यदि आप कॉमन लोगे, जैसे माइनस लिया तो माइनस ऑफ दिस ऑपरेटर को शो कर रहा है। इट मीन ये वाला जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा? आपका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। ओके, तो एक्सचेंज ऑपरेटर क्या करता है? पार्टिकल्स के स्टेट को चेंज करता है। एक्सचेंज ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करने पे वही वेव फंक्शन आता है तो सिमेट्रिक कहलाएगा। और यदि इसको अप्लाई करने पे माइनस ऑफ दिस वेव फंक्शन आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फर्मी पार्टिकल की और बोसॉन पार्टिकल की। पहले आप ये लिख लीजिए, 1 मिनट में ये इरेज कर देती हूँ, आपको लिखने में सहूलियत होगी यहाँ पे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए पहले। एग्जाम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है यहाँ पे। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होते हैं और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस क्या होते हैं। लिख लो आप। लास्ट पोस्टुलेट्स में हम क्वांटम पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं कि यहाँ पे किस किस टाइप के क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स है वो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल है। यदि इन आइडेंटिकल पार्टिकल का स्पिन इंटीजर होता है, स्पिन इंटीजर पार्टिकल है, तो इस टाइप के पार्टिकल्स बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं और इन्हें हम बोसॉन बोलते हैं। ओके, यदि इन्हीं आइडेंटिकल पार्टिकल का स्पिन हाफ इंटीजर है तो इस टाइप के पार्टिकल फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं और इन्हें हम फर्मी पार्टिकल बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम पार्टिकल्स आर डिफाइंड बाय 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज बोसॉन एंड सेकंड इज फर्मी। Okay, if identical particles having spin integer it means 0 1 2 3 and 4. Okay, so they obey Bose-Einstein statistics. तो ऐसे आइडेंटिकल पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीजर होगा वे सभी पार्टिकल बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। इस टाइप के पार्टिकल को हम बोलते हैं बोसॉन पार्टिकल। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज बोसॉन पार्टिकल्स एंड द वेव फंक्शन ऑफ these particles are symmetric in nature। ध्यान रखना, बोसॉन के लिए वेव फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। और सिमेट्रिक वेव फंक्शन किस टाइप का होता है? इसी टाइप का। हमने इससे लास्ट पहले जो पोस्टुलेट्स पढ़ा था उसके अंदर बहुत अच्छे से स्टडी किया है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का। इसके अपोजिट हम बात करें, यदि स्पिन पार्टिकल्स का हाफ इंटीजर है तो ऐसे पार्टिकल फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। इस टाइप के पार्टिकल्स को फर्मी पार्टिकल्स बोलते हैं और इनका जो वेव फंक्शन है वह एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होता है। तो इस तरह से पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अपने कंप्लीट हो